वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो वीडियो देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से वार्म विश। आई एम शिल्पा एंड आप सबका स्वागत है आज फिर एक नए लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हमने किया था प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कुछ बेसिक टर्म्स इससे रिलेटेड हमने समझी थी, फिर इससे रिलेटेड कुछ अप्रोचेस हमने डिस्कस की थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। हमें 3 तरह की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, जो है बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आज हम इन सब के बारे में एकदम डिटेल में विद एग्जाम्पल्स, इनके रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है उनके साथ ये टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक बार अपने रेजोल्यूशन को दोहरा लेते हैं, जो है नेट जेआरएफ जून 2022 विद AIR। सो सब इन्हीं सभी पॉजिटिविटी के साथ हम आज के लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। सो सबसे पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी भी। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू दोज डिस्ट्रीब्यूशन which are not obtained by actual observation or experiments। जो मतलब उन डिस्ट्रीब्यूशन को बोला गया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिनका रिजल्ट एक्चुअल ऑब्जर्वेशन मतलब देख के या एक्सपेरिमेंट करके नहीं लाया गया, बल्कि दे आर मैथमेटिकली डिड्यूस्ड अंडर सर्टेन असम्पशन, बल्कि वो कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को अप्लाई करके वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस निकाले गए हैं। सो वो फॉर्मूलाज क्या है, उन सब 3 डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग फॉर्मूलाज गिवन है जो आने वाले स्लाइड्स में हम समझेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, ये वह डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे नहीं बल्कि मैथमेटिकली फॉर्मूलाज पे ये बेस्ड है। सो in probability theory and statistics, a probability distribution is a mathematical function that gives the probability of occurrence of different possible outcomes for an experiment। आपको पता है एक्सपेरिमेंट क्या है, जो भी आप कोई भी प्रोसेस एक्शन कर रहे हैं उसको एक्सपेरिमेंट बोला गया है। और उस एक्सपेरिमेंट से जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही है, डिफरेंट जो आउटकम आ रहे हैं, उन आउटकम के आने की और उन आउटकम के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को कौन बताता है, ये बताता है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम समझेंगे अभी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं। 2 तरह का होता है, एक होता है आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब जो कि एक होल नंबर लेता है, ये मतलब ये डेसिमल्स में वैल्यू नहीं लेता है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस जो डेसिमल्स में भी वैल्यू को एज्यूम करता है। तो इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज के बेस पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डिवीजन किया गया है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट में 2 है आपके, फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको बोला जाता है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी। सो फ्रेंड्स, ये जो सिंगल स्लाइड है ये ही आपको 2 मार्क्स दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ अ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो आपको याद होना चाहिए कि दिस इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और क्या बोल सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, या फिर हम इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस स्लाइड से बन सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्क्रीट आपको आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, डिस्क्रीट वो है जो होल नंबर एज्यूम करता है, जिसकी वैल्यू एक डेसिमल में नहीं आ सकती, वो होगा आपका डिस्क्रीट नंबर। इसको डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप किया था जेम्स बर्नौली ने। उन्हीं के नाम पे इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। और it is used in such a situation where an experiment result in 2 possibilities, success और failure। मतलब ये उन सिचुएशन में यूज किया जाता है जहाँ पे किसी भी एक्सपेरिमेंट के 2 ही रिजल्ट हो सकते हैं, आइदर सक्सेस हो सकता है या फिर फेलियर हो सकती है। सपोज हम एक सिक्का उछालते हैं तो क्या आएगा, सिर्फ या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह से कोई टेस्ट लिया जा रहा है, उसमें क्या रिजल्ट हो सकता है, आइदर पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं। तो जहाँ पे आपकी 2 ही रिजल्ट की पॉसिबिलिटी बनती है, या तो सक्सेस की या फेलियर की, उन सिचुएशन में बाइनोमियल या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका क्या है,
है कि दिस इज यूज्ड इन केस वेयर देयर इज अ फिक्स्ड या फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स की कितनी बार कोई भी एक एक्सपेरिमेंट को किया जाएगा, कोई भी एक ट्रायल को किया जाएगा, वो फिक्स होते हैं यहाँ पे। तो और वो कितने हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। अगर आपका n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, अगर आपके लेस देन इक्वल टू 20 हैं, एट मैक्स आपके 20 नंबर ऑफ ट्रायल्स बर्नौली में हो सकते हैं। सो आप यहाँ पे इसको मार्क कर लीजिए कि कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे हो सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स हो सकते हैं यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 20। सो अजम्पशन क्या है, हमने पहला पढ़ा था कि ये जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ, इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी, दिस इज बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल formulas based on some assumption, so mathematically deduced under certain assumption, ये एक लाइन हमने पढ़ी थी। तो हर एक जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में कोई ना कोई assumptions होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देयर आर फर्स्ट assumption इज देयर आर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल, ये हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पे फिक्स्ड होते हैं। कितने हो सकते हैं, एट मैक्स यहाँ पे 20 नंबर ऑफ ट्रायल्स हो सकते हैं। एंड ईच ट्रायल हैज 2 आउटकम्स, ओनली 2 ही आउटकम होंगे, इधर सक्सेस होगी या फिर फेलियर होगा। नेक्स्ट इज द ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। इसका मतलब क्या है कि ट्रायल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक ट्रायल के रिजल्ट का दूसरे ट्रायल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। आपने एक बार एक सिक्का उछाला, आपका हेड आया, तो दूसरी बार जब आप सिक्का उछालोगे तो जो पहली बार हेड आया है उसका दूसरी बार के रिजल्ट पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। द सेकेंड ट्रायल वुड बी द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फर्स्ट ट्रायल। फोर्थ आपके assumption है इसमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम फॉर ऑल ट्रायल्स, यानी कि आपके प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सभी ट्रायल्स में सेम होगी। यानी सभी ट्रायल्स में कितनी होगी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, अगर हम सिक्का उछाल रहे हैं तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, इट वुड बी 1/2। अगर हम कोई डाइस रोल कर रहे हैं तो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 की डाइस में कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। ये सभी नंबर के लिए और सभी ट्रायल के लिए सेम होगी। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रिप्रेजेंट की जाएगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P से रिप्रेजेंट की जाएगी और Q से आपकी फेल्योर की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और Q को कैसे लिख सकते हैं, Q को 1 - P भी लिखा जा सकता है। फिफ्थ इसकी assumption है, दे शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि अगर 2 आउटकम आने हैं, अगर एक आउटकम आ गया है तो उसके आने के बाद दूसरा आउटकम आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। यानी कि आपका यही सिक्के का ही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि आपने सिक्का उछाला, आपका आउटकम आया हेड, हेड आने से आपका टेल आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल निल हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी हेड वहां पे आ गया है। So friends, these were the some assumptions related to the binomial distribution. Next comes your पैरामीटर और कॉन्स्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स है कि यहाँ पे कौन से पैरामीटर के बेस पे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसमें 2 पैरामीटर यूज किए जाएंगे, n और p। n क्या है, n आपका बताएगा नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट रन्स, और p आपकी बताएगी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोट किया है, सपोज अ डाइस इज थ्रोन रैंडमली 10 टाइम्स। देखिए जहां पे आपका 10 टाइम्स आ गया मतलब रिपीट हो रहा है, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 फॉर एनी वन थ्रो इज 1/6। कि आपने कोई डाइस फेंका, डाइस में आपको पता है 1 to 6 नंबर्स होते हैं। डाइस मतलब आप जब लूडो वगैरह खेल रहे हैं, सो जब आप डाइस फेंक रहे हो तो वहाँ पे 1 to 6 नंबर है, हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है 1/6। सो अगर आप 10 बार उसको फेंक रहे हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका n आ गया 10 और p आ गया आपका 1/6। तो ये n और p 2 पैरामीटर आपको याद रखने हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपके 2 पैरामीटर होंगे यहाँ पे। फिर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सो मीन यहाँ पे म्यू से डिनोट किया गया है, मीन इज इक्वल टू योर n इंटू p। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप मीन वेरिएंस स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, मीन के लिए आपने n इंटू p कर दिया। यहाँ पे वेरिएंस आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वेरिएंस आपने कैलकुलेट किया। वेरिएंस क्या होता है, सिंपली स्टैंडर्डाइजेशन का ये स्क्वायर होता है। तो n p q को जब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देते तो आपका वेरिएंस आ जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन
डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अंडर रूट है। सो इस केस में यहाँ पे स्पेशल क्या है, ये इस केस में स्पेशल यहाँ पे ये है कि मीन इज ग्रेटर देन वेरियंस हेयर, क्योंकि आपको पता है p एक पॉजिटिव वैल्यू है, q इज अ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो आपकी, क्योंकि q आपकी सक्सेस डिनोट कर रहा है और p आपकी सक्सेस डिनोट कर रहा है, q आपकी फेलियर, सॉरी नेगेटिव नहीं होगी, p और Q यहाँ पे जब एक मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका जो आपका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ रहा है दैट इज समवेयर लेस देन योर मीन, NP के रिजल्ट से वो कम है। क्योंकि एक सिंपल आप यहाँ पे लेके चलिए कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपकी अगर दोनों इक्वल हैं तो भी आपका मीन इक्वल होगा वेरिएंस के, फेलियर के अगर इक्वल है तो। लेकिन अगर आपकी पास होने की प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जब आप इसके रिजल्ट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस हेयर। तो आपको सिंपली इसमें डीप कैलकुलेशन में नहीं जाना है, आपको सिंपली याद रखना है अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो उसके दो पैरामीटर या दो कांस्टेंट होंगे n और p, और मीन कैसे कैलकुलेट करोगे, np को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मीन आ जाएगा। मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस हेयर। वेरिएंस कैसे निकला, np, q को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने उसका अंडर रूट कर दिया। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या गिवन आपको, बाइनोमियल या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला क्या है आपका, आप सिंपल याद रखेंगे इसको, NCR, आप इसको ऐसे ही याद करेंगे, NCR इंटू में PR इंटू में Q, इसको आप 1 माइनस P को यहाँ पे Q भी नोट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, Q क्या होता है 1 माइनस P, ठीक है। सो यहाँ पे आप P R इंटू में 1 माइनस P भी कर सकते हैं और Q भी कर सकते हैं और उसकी पावर में N माइनस R, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए या ना आए, लेकिन फॉर्मूला में से भी आपसे UGC नेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो N यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स, C यहाँ पे NCR आपको फैक्टोरियल में आएगा, यहाँ पे R क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट, यहाँ पे P आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन अ सिंगल ट्रायल। इसका मैंने एक न्यूमेरिकल डाला है सो दैट आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो पाए। और मीनवाइल हम यहाँ पे इस फॉर्मूला की एब्रीवेशंस को क्लियर कर रहे हैं। Q यहाँ पे फेलियर की प्रोबेबिलिटी बता रहा है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ ट्रायल में से सक्सेस को हम माइनस कर देते हैं तो आपका आ जाता है उसकी पावर यहाँ पे। और NCR को आप कैसे रिजोल्व करेंगे, ऊपर आपका n फैक्टोरियल आ गया डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे ये जो मैंने मेंशन किया है ये इससे आपको NCR को रिजोल्व करते आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अ कॉइन इज टॉस्ड 12 टाइम्स, देखिए अगर यहाँ पे 12 टाइम्स आ गया है इसका मतलब हम लोग बर्नौली या बाइनोमियल की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स एक एक्शन कोई भी रिपीट हो रहा है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 7 हेड्स, यहाँ पे हमने बताना है कि 7 बार हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है। हम देखते हैं कोई भी प्रोबेबिलिटी हम बात कर रहे थे तो हम सिंगल की बात कर रहे थे, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम किसी एक टेबल की या फिर किसी हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म किया गया और उसमें जो रिजल्ट आया उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो हम अपने वेरिएबल्स को यहाँ पे कॉन्स्टेंट को कलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, का कितनी बार उछाला गया है 12 टाइम्स, तो n क्या आ गया हमारा 12। Thus the probability of getting head in a single toss, एक सिंगल टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, p इज इक्वल टू 1/2। तो 1 माइनस p कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 बच जाएगा, यानी ये q को डिनोट कर रहा है। वी नो दैट द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज PR इज इक्वल टू NCR इंटू में PR इंटू में 1 माइनस p की पावर n माइनस R। ये फॉर्मूला हमने पीछे वाली स्लाइड से क्लियर हो गया है। अब हमें पता करना है कि 7 हेड्स हमें चाहिए है, यानी सक्सेस कितनी बार चाहिए हमें, 7 बार। R की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो इन वैल्यूज को जब हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 12c7 हाफ की पावर 7 हाफ की पावर 12 माइनस 7। तो इस तरह से ये एक लेंथी सी कैलकुलेशन आती है और इसको रिजोल्व करके एग्जैक्टली 7 हेड आने की हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 0.193। तो हो सकता है कि इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन रिजोल्व करने के लिए नहीं आएगा,
लेकिन अगर हमें यहाँ हमें यूजीसी नेट क्लियर करने तक अपनी नॉलेज को लिमिटेड नहीं रखना है। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें उसको डिटेल में पढ़ना है, सो दैट इन फ्यूचर भी जब हम उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट या कोई और भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। नाउ कमिंग टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस एप्लीकेशन, हमें इसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन समझनी है कि कहाँ पे यूज हो सकता है। हमने समझा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ यूज होगा जहाँ पे दो रिजल्ट आएंगे, आइदर यस, नो, पास, फेल, सक्सेस, फेलियर, कोई भी दो रिजल्ट आएंगे वहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे? टेकिंग अ सर्वे ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज फ्रॉम द पब्लिक फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्लेस। मतलब हम पब्लिक से कोई सर्वे ले रहे हैं तो उसमें हम क्या लेंगे? उसमें उनके या तो पॉजिटिव रिव्यूज लेंगे या नेगेटिव रिव्यूज लेंगे, दो ही तरह के रिव्यूज हो सकते हैं वहाँ पे। या फिर हम कह सकते हैं कि बाय यूजिंग द येस और नो सर्वे वी कैन चेक वेदर द नंबर ऑफ पर्सन व्यूज द पर्टिकुलर चैनल। किसी पर्टिकुलर चैनल के रिगार्डिंग हम सर्वे करें कि आप इस चैनल को देखते हैं कि नहीं, इधर हाँ या ना, तो उसके दो ही पॉसिबल आउटकम है। या फिर हम कह सकते हैं टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम किस चीज़ को फाइंड आउट करें कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेल्स हैं कितनी फीमेल हैं। तो मेल और फीमेल यहाँ पे दो ही पॉसिबल आउटकम है। द नंबर ऑफ वोट्स कलेक्टेड बाय एन कैंडिडेट इन एन इलेक्शन इज काउंटेड बेस्ड ऑन 0 और 1 प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या है कि किसी एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, नंबर ऑफ वोट्स कलेक्टेड, तो एक पर्सन ने अगर उसको वोट दिया तो उसको 1 कंसीडर किया जा रहा है, अगर नहीं दिया तो उसको 0 कंसीडर किया जा रहा है। तो 0 और 1 के बेस पे हम नंबर ऑफ वोट्स कलेक्टेड बाय एन कैंडिडेट इन एन इलेक्शन यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। सो फ्रेंड, इट वॉज ऑल अबाउट द बर्नौलीज और बाइनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने समझा ये क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, क्या अजम्पशंस है, इसकी फॉर्मूला क्या है, कोई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने देखा इसका, एंड देन हमने इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन यहाँ पे देखी। तो आई होप ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में पढ़ते। पॉइजन हमने पहले पढ़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसी तरह से डिस्क्रीट में क्या आएगा? दूसरा आएगा आपका पॉइजन। तो पॉइजन क्या है? सबसे पहला इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। दैट मीन्स द वेरिएबल कैन टेक ओनली स्पेसिफिक वैल्यू इन द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, प्रोबेबली इनफाइनाइट। तो ये जो इनफाइनाइट वर्ड है फ्रेंड्स, इसको आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एकदम अटैच कर देना है। यहाँ पे भी अगर इनफाइनाइट वर्ड आ गया आपका, इसका मतलब है कि आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेजर हाउ मेनी टाइम्स अ इवेंट इज लाइकली टू अकर विद इन एक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बताता है कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में कितनी बार एक इवेंट के अकर होने के चांसेस हैं यहाँ पर। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग प्रोसेस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपसे एक सिंपल लाइन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ binomial distribution. Is it true or false? So it is definitely true that it is a limiting process or it is a limiting form of binomial distribution. जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बात करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमने देखा था कि n यहाँ पे फाइनाइट होता है, लेकिन जब यहाँ पे n फाइनाइट से इनफाइनाइट की ओर बढ़ता जाता है तो ये बन जाता है बाइनोमियल से आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इट वाज डेवलप्ड बाय द डॉक्टर साइमन डेनिस पॉइजन ने डेवलप किया था। उनके नाम पे ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन का नाम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा। इन 1837 इसको डेवलप किया गया था। सो फ्रेंड्स, आई होप ये इतना बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका, ये बहुत ईजी है समझने के लिए। तो इसकी असम्पशंस पे चलते हैं। हमने पहले भी क्लियर किया कि असम्पशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है तो कोई ना कोई असम्पशन पे ये बेस्ड है। सो योर फर्स्ट असम्पशन इज नंबर ऑफ ट्रायल्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब हम बाइनोमियल की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो बाइनोमियल में क्या था? ये आपका बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल में क्या था? बाइनोमियल में n इज योर लेस देन और इक्वल टू 20 थे। लेकिन जब ये n जैसे ही इन्फिनिटी की तरफ मूव करने लगते हैं तो ये बन जाता है आपका बाइनोमियल से ये बन गया आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स व्हाई इट इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसको हमने P से डिनोट किया था, 10 to 0,
यानी कि यहाँ पे सक्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। NP इज इक्वल टू 1 इज फाइनाइट, कि यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू में सक्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 के इक्वल आता है, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। द अकरेंस ऑफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ये हमने पहले वाले की प्रॉपर्टी भी पढ़ी कि एक इवेंट की होने से दूसरे इवेंट के अकरेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। द एवरेज रेट एट विच इवेंट्स अकर कैन बी कैलकुलेटेड, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी अज्यूम दैट द एवरेज रेट एट विच इवेंट अकर ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल कैन बी कैलकुलेटेड एंड दैट इट इज कांस्टेंट ओवर ईच सब इंटरवल, यानी कि एक टाइम इंटरवल के बीच में कितने इवेंट, कितना बार कोई भी एक इवेंट हैपन हो रहा है, उसकी एवरेज रेट यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो एवरेज रेट है ये कांस्टेंट रहेगी दूसरे टाइम इंटरवल में भी, या कोई उनका सब इंटरवल भी है, यहाँ पे इसको सब इंटरवल में इसको अगर डिवाइड किया जाए तो इट वुड बी कांस्टेंट। सो अदर प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, इसमें एक ही पैरामीटर होता है, इट हैज़ ओनली 1 पैरामीटर। जैसे बाइनोमियल में हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल में कितने पैरामीटर हैं आपके पास, 2 पैरामीटर है, n और p, और यहाँ पे जो इसका पैरामीटर है इसको लैम्बडा बोला जाता है। लैम्बडा इसको किससे डिनोट किया जाता है, इस साइन से, जिसको बोला जाएगा लैम्बडा। और नेक्स्ट इसने क्या इसकी प्रॉपर्टी गिवन है, लैम्बडा इज इक्वल टू NP और NP इज इक्वल टू 1, ठीक है। मीन is equal to lambda, variance is equal to lambda and standard deviation is equal to root of lambda this। तो इसमें क्या है, इसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या रहेगी, मीन इज इक्वल टू वेरियांस। आपसे अगर पूछ लिया जाए तो किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरियांस सेम होंगे, तो आपको बताना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सेम होंगे। बाइनोमियल में हमने क्या पढ़ा था, बाइनोमियल में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मीन इज ग्रेटर देन वेरियांस, मीन वेरियांस से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन पॉइजन में मीन और वेरियांस इक्वल होंगे क्योंकि दोनों की ही वैल्यू ही लैम्बडा आ रही है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड एंड लैप्टोकर्टिक। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या है कि ये राइट हैंड साइड झुका हुआ होता है, ये टेल चली गई इसकी राइट हैंड साइड में झुका हुआ है। और लैप्टोकर्टिक का मतलब क्या है कि ये ऊंचा होता है, मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे ऊंचा होता है ये। सो जैसे जैसे स्क्यूनेस इसकी वैल्यू ऑफ m हम इंक्रीज करते जाते हैं या फिर लैम्बडा की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, तो ये धीरे धीरे इसकी स्क्यूनेस कम होने लगती है। इसके कांस्टेंट हमने पता कर लिए हैं, यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, इसका एक सिंगल कांस्टेंट होता है, यानी कि इसका सिंगल कांस्टेंट है मीन, जो इसको हम डिनोट करते हैं x से, इसको यहाँ पे डिनोट किया गया है m बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको लैम्बडा बोल सकते हैं, या फिर इसको NP बोल सकते हैं। तो इसका ये एक सिंगल कांस्टेंट है। नेक्स्ट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा ये ऐसा दिखने वाला फॉर्मूला है यहाँ पे दिया है, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको e माइनस m इंटू एम की पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, या फिर हम इसको लैम्बडा में भी लिख सकते हैं। सो ये जो साइन डिनोट कर रहा है इसको m भी बोला जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे एग्जाम में आपको लैम्बडा साइन दिया होगा, कहीं पे आपको m भी दिया जा सकता है। तो ये क्या है, e एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या रहती है, e की वैल्यू हमेशा रहेगी 2.71828, उसकी पावर माइनस में लैम्बडा, लैम्बडा की पावर यहाँ पे x आपको एक कोई भी एक रैंडम वेरिएबल दिया होगा और यहाँ पे x फैक्टोरियल आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। सो ये तो फॉर्मूला तो हमें याद करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। ये इसमें मीन और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन क्या है, मीन आपका लैम्बडा इटसेल्फ इज इक्वल टू मीन, जिसको m भी डिनोट कर देते हैं, जिसको NP भी बोला जाता है, और इसको हम e की x भी हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं। और आपको पता मीन और वेरिएंस यहाँ पे सेम है, तो वेरिएंस भी यहीं पे लैम्बडा ही है, तो EX इज इक्वल टू VX, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि मीन और वेरिएंस यहाँ पे सेम है, मीन को यहाँ से इसने इसको डिनोट किया है और वेरिएंस को ऐसे डिनोट किया गया है। तो हेयर मीन एंड वेरिएंस आर द सेम।
एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की? एप्लीकेशन वहाँ पे होगी जहाँ पे हमारे पास सक्सेस के चांसेस कम होंगे, जैसे कि हमें ढूंढनी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो जहाँ पे डिफेक्टिव आइटम कम बनेंगी और जो परफेक्ट आइटम है वो ज़्यादा बनेंगी। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने रियल लाइफ के यहाँ पे कोट करने की कोशिश की है। द नंबर ऑफ नेटवर्क फेल्योर पर वीक, तो हर हफ्ते में नेटवर्क कितनी बार फेल होगा, तो जितनी बार उसके मतलब फेल होने के चांसेस कम होंगे और वो सही ज़्यादा चलेगा, तो एक आधी बार ही होगा कभी वो फेल हो गया। नंबर ऑफ बैंकरप्सीज फाइल्ड पर मंथ, कितनी बार एक महीने में कोई भी बैंकरप्सी या फिर दिवालिया कोई भी फाइल किया जाता है, तो कितने लोग फाइल करते होंगे? हार्डली, जहाँ पे कुछ भी नंबर्स बहुत मुश्किल से आते हैं उस केस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ वेबसाइट विजिटर पर आर, यहाँ पे ये जो संख्या है ये बहुत ज़्यादा होगी, इनफाइनाइट तक ये अप्रोच कर रही है। नंबर ऑफ अराइवल्स एट रेस्टोरेंट, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, इनफाइनाइट वर्ड और जहाँ पे सक्सेस, रेयर सक्सेस, तो जहाँ पे ये दोनों चीज़ें आप अटैच कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज़ भी वहाँ पे अटैच कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ कॉल्स पर आवर एट अ कॉल सेंटर, बहुत सारी कॉल्स आएंगी। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड पर वीक, बहुत सारी, इनफाइनाइट नंबर है। एवरेज नंबर ऑफ स्टॉर्म्स, तूफान कितने आएंगे एक सिटी में, मतलब किसी भी एक टाइम इंटरवल के ड्यूरिंग, सो कितने तूफान आएंगे, यहाँ पे रेयर चांसेस है सक्सेस के। नंबर ऑफ इमरजेंसी कॉल रिसीव्ड बाय हॉस्पिटल एवरी मिनट, एक मिनट में एक हॉस्पिटल में कितनी इमरजेंसी कॉल रिसीव की जाती है। सो इस तरह की जो एप्लीकेशंस है वहाँ, इस तरह की जो सिचुएशंस है वहाँ पे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने कोट करने की ट्राई किया है, सो दैट कि आपको उसको फॉर्मूलाज जो है उसको देख के डर नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेंगे तो आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा। So question given is if 4% of the total item made by a factory are defective, defective item कितनी है, यहाँ पे पहले से दे दिया हमें 4% आइटम ऐसी हैं जो डिफेक्टिव होती हैं। सो यहाँ पे हमने P की वैल्यू क्या ले ली है, डिफेक्ट की वैल्यू ले ली हमने 4, तो 0.04। Find the probability that less than 2 items are defective in the sample of 50 item. So एक एक टर्म को हमने न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देना है। सैंपल अगर हमें गिवन है तो सैंपल की वैल्यू यहाँ पे n रखेंगे हम, n इज इक्वल टू 50। Q हमें माइनस करने से मिल जाएगा, 1 माइनस P करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0.96 आ जाएगा। लैम्बडा की वैल्यू जो कि है हमारा m, मीन हम बोल सकते हैं, जितना हमसे पूछा गया, लेस देन 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव, तो ये 2 है। तो लेस देन 2 में क्या आ जाएगा, ये लेस देन 2 में ये आ जाएगा 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है यहाँ पे। सो इन फिगर्स को लेके हमें 1 के लिए कैलकुलेट करना है और इसको 2 के लिए कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इनको यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं तो सिंपली हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी, पर ये एग्जाम में कभी भी आपको सॉल्व करने के लिए नहीं मिलता है। हार्डली आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन दिस क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फिगर्स को प्लेस कैसे करना है, क्योंकि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन उन 4 ऑप्शन में ज़्यादातर कैलकुलेशन की हुई होती है, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कैसे करनी है यही नहीं समझेगा तो आप वो क्वेश्चन को सब कुछ गिवन होते हुए भी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब हम ये फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, e की पावर माइनस m या लैम्बडा बोल सकते हैं इसको, इनटू में m की पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, ये हमें फॉर्मूला गिवन है। इस फॉर्मूला को जब हम खोलेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का कुछ आंसर आएगा। तो मेरा मेन पर्पस है यहाँ पे आपको फॉर्मूला में वैल्यू कैसे पुट करनी है, ये जो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट हमें गिवन है, ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है इसको न्यूमेरिक में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको सिखाने का मेरा पर्पस है यहाँ पे। सो फ्रेंड, इट वाज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट कम्स योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक एज इट इज सुटेबल फॉर वेरियस नेचुरल फिनोमिनन सच एज हाइट, मेजरमेंट ऑफ एरर्स, ब्लड प्रेशर, IQ स्कोर फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे रोजमर्रा के मतलब कुछ वेरिएबल्स हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस। द अदर नेम फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं। अगर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्व आपको दिया है
तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट आउटलाइंस हाउ द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बताता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, मतलब किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन का शेप क्या आ रहा है, क्या उसका वो कैसा दिखता है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्लस्टर अराउंड द सेंटर पिक एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द वैल्यूज फार अवे फ्रॉम द मीन फॉल ऑफ इक्वल इन बोथ द डायरेक्शन इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाली हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसे दिखता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो ज़्यादातर वैल्यू ये बता रहा है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्लस्टर अराउंड द सेंट्रल पिक, ज़्यादातर वैल्यू जो है आपकी वो सेंटर के आसपास होती हैं, यानी कि इस एरिया में ज़्यादातर वैल्यू आपकी पाई जाएंगी। और जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो दोनों साइड इक्वली स्प्रेड होती हैं, यानी कि यहाँ पे भी उतनी होंगी, यहाँ पे भी उतनी होंगी। उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो पहले हमने दो पढ़े हैं बाइनोमियल और पॉइजन, दे आर द डिस्क्रीट, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो अभी हम समझेंगे कि इसकी शेप कैसे दिखती है। ये कैसे दिखता है, ये एक घंटी की शेप में दिखता है, बेल शेप कर्व यहाँ पे आता है। और आप यहाँ पे एक चीज बहुत फाइनली नोट कीजिए कि इट इज नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस, सो दैट जब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज करवाऊंगी तो आई गोना टेल यू कि ये इस वर्ड को, इस प्रॉपर्टी को बोलते क्या है। बस आप यहाँ पे सिंपली नोट कर लीजिए कि ये ब्लू लाइन जो है ब्लैक को टच नहीं कर रही है एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो ज़्यादातर वैल्यूज दे आर सेंटर अराउंड द पीक, इसका एक ही होता है और इसमें होता है मीन इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका मीन मोड मीडियन इक्वल होता है। तो ज़्यादातर वैल्यूज जो हैं यहाँ के इसके अराउंड यहाँ पे लाई करती हैं आपकी। और जो यहाँ पे ये देखेंगे आप तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इतनी वैल्यूज यहीं पे इस लेफ्ट साइड में, इतनी ही वैल्यूज आपकी राइट साइड में है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। जो पहली प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, द मीन सॉरी यहाँ पे आएगा आपका मीडियन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल। आपको पता है कि आपके जो सेंटर पॉइंट है इस पे, यहाँ पे आपका ये जो है ये आपका सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट पे यहाँ पे आपका मीन मोड और मीडियन इक्वल होता है। द टोटल एरिया अंडर द कर्व शुड बी 1, यानी कि ये 50% एरिया को डिनोट करेगा और ये भी आपके 50% एरिया को। टोटल एरिया जो है ये आपका होना चाहिए 1, ठीक है। द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व शुड बी सिमेट्रिक एट द सेंटर। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि ये इक्वली, ये जो कर्व है, ये जो पॉइंट है, इस कर्व को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इस तरफ भी इतना है और इस तरफ भी इतना है। सो उसको बोला जाएगा सिमेट्रिक। यहाँ पे देयर शुड बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यूज आर टू द राइट ऑफ द सेंटर एग्जैक्टली, एंड एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यूज आर टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर। ये क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है इससे इतनी ही वैल्यू इस साइड होनी चाहिए, लेफ्ट में होनी चाहिए, और इतनी ही वैल्यूज आपके राइट में होनी चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट आधा आधा डिवाइड कर देता है ये पॉइंट। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी डिफाइंड बाय द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें क्या है फ्रेंड्स, आपके दो वेरिएबल्स होते हैं, दो पैरामीटर होते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बारे में हम अभी डिटेल अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मस्ट हैव ओनली वन पीक यूनिमॉडल, यानी इसका एक ही पीक पॉइंट होता है, ये जो आप देख रहे हैं, इस वजह से इसको बोला जाएगा यूनिमॉडल। द कर्व अप्रोचेस द एक्स एक्सिस बट इट नेवर टचेस। जो हमने बताया कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे दिखता है कि एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, बट इट नेवर टचेस, इट एक्सटेंड्स फार्दर अवे फ्रॉम द मीन, यानी ये मीन से दूर जाता है लेकिन एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच नहीं करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है, ये आप नोट कर लीजिए आपकी नोटबुक में, एसिम्प्टोटिक्स। कभी आपके पास ये टेक्निकल सा वर्ड आ भी जाए, एसिम्प्टोटिक्स क्या होता है, तो एसिम्प्टोटिक्स का मतलब होता है कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करता है, ये एक्स एक्सिस के बहुत पास से गुजर रहा है लेकिन उसको टच नहीं कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे पिछली स्लाइड में हमने नोट किया था, ये जो ब्लू लाइन है ये ब्लैक लाइन को टच नहीं कर रही है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला है यहाँ पे, इस प्रॉपर्टी को बोला है एसिम्प्टोटिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। So moving to the next, empirical rule of the normal distribution। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका empirical rule क्या है, जो छोटे छोटे
पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपेरिकल रूल क्या है, ये जो पॉइंट है आपको पता है इससे इधर भी आपकी 50% ऑब्जर्वेशन है, इधर भी 50% ऑब्जर्वेशन है। सो इस पॉइंट से हमारा बनता है यहाँ पे इंपेरिकल रूल। इंपेरिकल रूल क्या बना है यहाँ पे, इंपेरिकल रूल ये है आपका मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको ये एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया भी जा सकता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 68.27% एरिया को ये कवर कर रहा है। इसी तरह से आपका मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा आपका, ये कवर करेगा आपका 95.45% एरिया। और इसी तरह से आपका मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए इसमें 2 ही पैरामीटर हैं आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उन सब की ही हम बात कर रहे हैं। ये आपका कवर करेगा 99.73% एरिया को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, पहले भी मैंने आपको ये करवाया है। सो यही इसमें बताया गया है कि जो आपका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कवर करेगा 68, एग्जैक्ट फिगर ये है 68.27। 1 प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आपके कवर करेंगे 95.4% एरिया को, और मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आपके कवर करेंगे 99.73% एरिया को। ये है आपका इंपेरिकल रूल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो पैरामीटर क्या है, इसके 2 पैरामीटर हैं, पैरामीटर 1 है आपका मीन और पैरामीटर 2 है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे। सो द 2 मेन पैरामीटर ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। पैरामीटर क्या करते हैं, पैरामीटर डिटरमाइन द शेप एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बेस पे आपकी शेप डिसाइड होती है। तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो जब आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि विड्थ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड बाय, सो दिस इज डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे जितनी जितनी विड्थ बढ़ती जाती है, जितना जितना स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ता जाता है उतना वो उसका फैलाव होता जाएगा। देखिए यहाँ पे जितनी जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बढ़ेगी इतना ये फैलता जाएगा, यानी इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। जितने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होगी उतना ये कम चौड़ा होगा, इसकी विड्थ कम होगी। और मीन क्या बताता है, मीन डिफाइन द लोकेशन ऑफ द पीक, पीक की लोकेशन बताता है। तो यहाँ पे इसका मीन है तो ये इसकी हाइट इतनी होगी, मीन यहाँ पे होगा तो इसकी हाइट इतनी होगी। तो मीन बताता है इसकी हाइट को और स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा इसकी विड्थ को। तो आपको ये 2 चीजें यहाँ पे ध्यान करनी है। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा डरावना फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला को एक बार देख लीजिए। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको 100% नहीं सॉल्व करना है। सो इट इज 1 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन √2 पाई इनटू में ई की वैल्यू आपको पता है जो कांस्टेंट है, इसकी ई की पावर क्या दी इन्होंने -x माइनस म्यू, म्यू आपका मीन है यहाँ पे का स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे स्क्वायर दिया। तो ये फॉर्मूला फ्रेंड्स एक बार आप इसको समझ लीजिए, इसको विजुअली याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस टाइम आपको ये याद आना चाहिए। नेक्स्ट कम्स योर नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी एक ये नॉर्मल का एक टाइप है। ये कब होता है, ये तब होता है जब आपका मीन वैल्यू आ जाएगी 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 आ जाती है। सो व्हेन योर मीन की वैल्यू आ गई आपकी 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई आपकी 1, तो वहाँ पे आप एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, इसको बोला जाएगा SND। और इसमें से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और SND को बोला जाता है यहाँ पे Z स्कोर। Z स्कोर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ। इसका फॉर्मूला है x जो कोई एक आपका रैंडम वेरिएबल है प्लस माइनस म्यू, म्यू क्या है, ये है आपका मीन और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज वेरी सिंपल, ये छोटा सा फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल भी बन के आ सकता है, तो ये आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा। अब मैंने कुछ यहाँ पे डेली लाइफ एग्जाम्पल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कोट करने की ट्राई किया है, सो दैट आप इसको अपने डेली रूटीन से, डेली लाइफ से, आपके डे टू डे जो भी आप एग्जाम्पल्स हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं। हाइट क्या है, हाइट ऑफ द पॉपुलेशन इज एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट ऑफ द पीपल इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन आर ऑफ एवरेज हाइट। देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यूज, जितनी वैल्यूज, ज़्यादातर वैल्यू अगर मीन के आसपास आ रही है, आपकी सेंटर वैल्यू के आसपास आ रही है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर आप देखेंगे कुछ आप सर्वे कर रहे हैं, लोगों की हाइट का आप मेजरमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे जब आप उसको ऐसे
ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो इसका कर्व बनेगा ये बनेगा आपका बेल शेप कर्व, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की हाइट आपके मीन के अप्रोक्स आएगी, यानी कि एवरेज हाइट सबकी सेम ही होती है। और जो बहुत एक्सट्रीम हैं वो बहुत थोड़े लोग होते हैं, यानी कि ये देखिए ये एक्सट्रीम को शो कर रहे हैं, या तो बहुत छोटे या बहुत लंबे, वो बहुत थोड़े ही लोग होते हैं और वो एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे आते हैं। तो ज़्यादातर लोगों की हाइट कहाँ पे लाई करती है, ज़्यादातर लोगों की हाइट यहाँ पे सेंटर में लाई करती है। सो ये आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। फिर आपका आता है आईक्यू ग्राफ। आईक्यू ग्राफ क्या कि इंटेलिजेंस ग्राफ है, कि जैसे जैसे आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जानना चाह रहे हैं, एनालाइज करना चाह रहे हैं उनके इंटेलिजेंट क्वेश्चनेट लेवल को। सो जब आप एक सर्वे में ये फाइंड आउट करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का जो भी आईक्यू लेवल है वो यहाँ तक ही मतलब फॉल करता है, कि ज़्यादातर लोगों का आईक्यू लेवल एवरेज आईक्यू लेवल के होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग, या बहुत एकदम आप बोल सकते हैं कि जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम है, वो बहुत थोड़े लोग होते हैं, वो एक्सट्रीम एंड पे यहाँ पे लाई करते हैं। तो आईक्यू लेवल का ग्राफ हुआ, आपका हाइट का ग्राफ हुआ। फिर आपका आता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या देखते हैं कि ज़्यादातर मतलब मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी आपकी मिडिल क्लास पॉपुलेशन है। सो मिडिल क्लास पॉपुलेशन में एक मीन इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कि ज़्यादातर लोग आपकी पॉपुलेशन में मिडिल क्लास कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो मिडिल क्लास कैटेगरी आपका मीन बन जाती है, ठीक है। फिर इसी तरह से बर्थ वेट का, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है कि एक न्यूबॉर्न बेबी का वेट कहाँ लाई करता है, ये होता है 2.5 kg से लेके 3.5 kg में, एक एवरेज बच्चे का वेट इतना लाई करता है। तो ये एवरेज कैसे निकला है, ये एवरेज आपका शो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। यहाँ पे आप देखेंगे कि दिस इज द 2.5 to 3.5 के बीच में एक बच्चे का, न्यूबॉर्न बच्चे का वेट लाई कर रहा है। जो बहुत कम वेट से या बहुत ज़्यादा वेट के बच्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं आपके 2.5 से 3.5 kg में लाई कर रहे हैं। तो जो भी वैल्यूज़ जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द वैल्यूज़ आर लाइंग अराउंड द मीन वैल्यू और सेंटर वैल्यू, उसको बोला जाएगा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। सो इट वाज ऑल अबाउट द 3 डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़े। यहाँ पे हमने पढ़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उनके फॉर्मूलाज हमने समझे, उनके कुछ एग्जांपल्स हमने किए, उनका रियल लाइफ एप्लीकेशन हमने किया, उनके अजम्पशन हमने की, उनकी प्रॉपर्टीज हमने की, और यहाँ पे उनके पैरामीटर्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो उसको कभी मिस नहीं करना है आपको। और आई होप आज का आपको लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट आई कैन रिजॉल्व दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। And till then, thank you for watching video. Stay tuned for the next video. Have a nice day. Thank you.